आज यूजीसी नेट और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशंस का हमारा सेकंड क्लास है। तो लास्ट क्लास हमने फिनिश किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। तो एक इसका नाम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और इसको गोसिन सेकेंड लॉ भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो कब सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा, अगर वो दो कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर रहता है तो उसको ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। अब ये कंडीशन है क्या? तो ये कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी ए का डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी ए, दैट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी, एंड देन दैट इज डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। अगर ये बराबर होगा तो हम बोलेंगे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है पहला कि ये किस किस नामों से और क्या क्या नामों से बुलाया जाता है, तो वो हमको याद रखना है। दूसरा, टू कमोडिटी वर्ल्ड में एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हमारे कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो दो फैक्टर्स पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मार्जिनल यूटिलिटी दोनों कमोडिटीज की, और एक दोनों कमोडिटी का प्राइस। प्राइस हमारे कंज्यूमर के कंट्रोल में है नहीं, तो वो क्या कर सकता है, वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है कमोडिटीज की उसको मैनेज कर सकता है। कैसे करेगा? मान लो अगर ये इज इक्वल टू ना होके यहाँ पे ग्रेटर वाला साइन होता, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो कंज्यूमर है वो ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू कर देगा ऑफ कमोडिटी ए। जब कमोडिटी ए की ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो वो ये कर सकता है, और इसकी ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा और इसकी कम यूनिट्स कंज्यूम करेगा, और ये तब तक होता जाएगा जब तक कि वापस से ये इक्वल ना हो जाए दोनों चीज़ें। और अगर कमोडिटीज दो से ज़्यादा हैं तभी भी कुछ खास फर्क नहीं आता है, तो फिर उसके आगे हम यही फॉलो कर देंगे। अगर कमोडिटी सी भी होता तो हम यहाँ पे लिख देते एम यू सी अपॉन पी सी, एंड देन कैरी ऑन कर देंगे जितना भी और कमोडिटीज हैं। यहाँ पे हमारा कंज्यूमर ये करने की कोशिश करता है कि लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच गुड शुड बी इक्वल। तो वो बस एक ये कोशिश करेगा लास्ट रुपी जो चाहे गुड ए पे स्पेंड किया गया है और बी पे स्पेंड किया गया है, उनसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल। अब है टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड देख रहे हैं हम, तीन है: प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब है प्राइस में वेरिएशन आने की वजह से डिमांड किस तरह से अफेक्ट होगा, तो वो प्राइस डिमांड है। इनकम डिमांड है किसी इंसान की इनकम बढ़ गई घट गई, ऐसा होने पे उसकी डिमांड पे अलग अलग गुड्स की क्या फर्क पड़ेगा। और क्रॉस डिमांड का मतलब है जब किसी कमोडिटी के खुद के प्राइस में चेंज नहीं आने पर भी किसी और गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से इस गुड का डिमांड जो है उस पे फर्क पड़ गया। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मानो हम टी और कॉफी का एग्जांपल लें, तो हमने बोला अगर टी हमारे वाला गुड है और टी के प्राइस में कोई फर्क नहीं आया, पर कॉफी जो है उसका प्राइस रिड्यूस हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, टी की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, लोग ज्यादा कॉफी पीना शुरू कर देंगे। अगर हम इन दोनों को परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कंसिडर कर रहे हैं तो ऐसे केस में लोग कॉफी पीना ज्यादा शुरू कर देंगे चाहे टी की प्राइस में कोई फर्क नहीं आया। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड, कि एक चीज का प्राइस हम कंसिडर कर रहे हैं, कॉफी के प्राइस में फर्क पड़ा जिसकी वजह से चाय का डिमांड में फर्क आ गया, ऐसा। तो एक चीज का प्राइस दूसरे चीज की डिमांड, जब हम इसकी बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। अब है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बेसिकली? तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है किसी कमोडिटी का जो डिमांड है उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो बहुत सारे हैं। इंसान इंसान का टेस्ट, उसकी इनकम, उसका उस कमोडिटी का प्राइस, रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस, बहुत सारे हैं। तो बाकी फैक्टर्स के कांस्टेंट रहने पे उस सामान के प्राइस में जब फर्क आएगा तो उसकी वजह से डिमांड किस तरह से अफेक्ट होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि बाकी चीजों के कांस्टेंट रहने पे डिमांड एंड प्राइस, इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है। अब ये इनवर्स रिलेशन का रीजन क्या है, तो ये सारे यहाँ पे रीजन दिख रहे हैं। सो नंबर वन इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमको पता है जब हम किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाते हैं तो उन एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी कम होती चली जाती है। इस वजह से कोई इंसान किसी कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स को तभी परचेज करेगा जब प्राइस कम होगा।
तो कम प्राइस होने पे ज्यादा यूनिट्स को परचेज करेगा, ज्यादा प्राइस होने पे कम यूनिट्स को परचेज करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड का रीजन ये भी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट का क्या मतलब है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस जो है कम हो जाता है, तो उसका प्राइस कम होने पे कुछ कंज्यूमर्स जो है और जुड़ भी जाते हैं, जो पहले उस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं करते थे, कुछ नए कंज्यूमर्स भी उस सामान को यूज करना शुरू कर देते हैं। तो प्राइस में डिफरेंस आने की वजह से नए कंज्यूमर्स का ऐड हो जाना, या उसमें प्राइस के ज्यादा हो जाने की वजह से जो अभी वाले कंज्यूमर्स हैं उनका चले जाना, कुछ कंज्यूमर्स का चले जाना, उसकी वजह से भी डिमांड पे असर पड़ेगा, ओवरऑल डिमांड पे उसकी वजह से असर पड़ेगा। इसके बाद है इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट हमको पता ही है कि अगर मान लो प्राइस में चेंज आया, किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ गया, तो इसकी वजह से एक इंसान की रियल इनकम भी अफेक्ट होती है। अगर किसी चीज का प्राइस पहले कम था और अब वो बढ़ गया है, उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है, तो ऐसे केस में सेम सैलरी होने पे भी उस कमोडिटी को हम कम ही परचेज कर पाएंगे, यानी रियल इनकम जो है वो अफेक्ट हो जाता है। तो अब हम बोलते हैं कि क्योंकि प्राइस जो है रियल इनकम को अफेक्ट करता है, इस वजह से भी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यानी प्राइस के कम होने पे परचेजिंग पावर बढ़ गई हमारी, रियल इनकम हमारा बढ़ गया, तो हम ज्यादा सामान परचेज कर पाएंगे। और प्राइस के ज्यादा होने पे रियल इनकम हमारी कम हो गई, तो हम कम सामान परचेज कर पाएंगे। तो इनकम इफेक्ट भी रीजन है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का। नाउ देयर इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है, अगर एक कमोडिटी जो है उसका प्राइस जो है बढ़ जाता है, तो हम ऐसा उसके सब्स्टिट्यूट जो है उसको परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम जिस कमोडिटी को इस्तेमाल करते थे उसका प्राइस बढ़ गया, तो हम उसके सब्स्टिट्यूट्स को यूज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अपनी वाली कमोडिटी का डिमांड जो है वो कम हो जाता है। तो प्राइस का एक ये भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी हमारा जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और लास्ट रीजन हमारा है कमोडिटी हैविंग मोर देन वन यूज। तो कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिसको हम एक से ज्यादा कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई कमोडिटी है जिसको एक काम से ज्यादा कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, तो बढ़ने पे फिर हम ये सोचेंगे कि हम जो इतने सारे चीजों में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हम सिर्फ उसी में उसका इस्तेमाल करेंगे, कुछ कामों से उसका इस्तेमाल खत्म कर देंगे, हम रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो इसकी वजह से हमारी डिमांड जो है कम हो जाएगी प्राइस के बढ़ने पे। तो हमने बोला कुछ कमोडिटीज का एक से ज्यादा यूज होना भी जो है, इसकी वजह से भी डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब है एक्सेप्शंस जो है लॉ ऑफ डिमांड को लेके, यानी लॉ ऑफ डिमांड किन किन सिचुएशंस में फॉलो नहीं होता है। तो नंबर वन इज गिफिन पैराडॉक्स। अब गिफिन गुड्स जो होते हैं वो एक्चुअली इंफीरियर गुड्स ही होते हैं, बट प्राइस के बढ़ने पे ऐसा देखा जाएगा कि इनका डिमांड बढ़ जाता है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके पीछे एक स्टोरी भी है, शॉर्ट में कवर कर लेते हैं कि ना जहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है, इकोनॉमिस्ट थे गिफिन जिन्होंने इस चीज को नोटिस किया। तो एक नेशन था जहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी और चीजों के प्राइस बढ़ने लगे, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया। तो जो लेबर क्लास है, जो बहुत वेल टू डू सेक्शन नहीं है, उनको उनका जो डेली डाइट होता था वो क्या होता था, ब्रेड एंड मीट। तो वो ये खाया करते थे। अब सडनली क्या हुआ, जो ब्रेड है उसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ब्रेड ब्रेड के प्राइस बढ़ने पे ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ब्रेड की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया। और ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा होने का रीजन ये है कि जब ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, तो जो लोग कंज्यूम करते थे ब्रेड एंड मीट, उन्होंने क्या सोचा, पेट तो भरना है, तो उन्होंने क्या सोचा कि मीट का कंजम्पशन उन्होंने कम कर दिया, ताकि पेट भरने लायक काम हो जाए, तो उन्होंने ब्रेड को ही ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो ये वहां से ये कॉन्सेप्ट आया है। अब दूसरा है हमारा एक्सेप्शन, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है इसका प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। कई बार लोग जो है बस दिखावे में चले जाते हैं, ट्रेंड जो चल रहा है उसको फॉलो करने निकलते हैं। यानी बाकी लोग ये चीज कर रहे हैं, ये चीज खरीद रहे हैं, तो हम भी खरीदेंगे, चाहे उसका प्राइस से कोई कनेक्शन ना हो। तो मान लो कोई सामान ऐसा हो सकता है कि उसका प्राइस बढ़ गया है, पर क्योंकि कुछ लोग जो हैं उसे खरीद रहे हैं, तो बाकी लोग भी उसे खरीदना शुरू कर देते हैं, ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में है स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन है आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं फ्यूचर को लेके। तो मान लो अगर कोई सामान है उसका प्राइस बढ़ गया है,
तो होना तो ऐसा चाहिए कि उस सिचुएशन में हम उसे कम परचेज करें, पर अगर स्पेक्यूलेट ऐसा किया जा रहा है कि उस सामान का प्राइस इन फ्यूचर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, वो आज प्राइस के ज्यादा होने पे भी डिमांड उसकी ज्यादा कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में जब प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाए जो उन्होंने सोच रखा है, उस सिचुएशन में उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का रीजन जो होता है दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। किसी और चीज में फर्क नहीं आया है, सिर्फ प्राइस में ही फर्क आया है उसी कमोडिटी के। तब हमें ऐसा देखने में आएगा, हम बोलेंगे प्राइस, हम बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हमको देखने में आ रहा है। जैसे मानो अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो मान लो इनिशियल प्राइस जो है हमारी कमोडिटी का वो ये पी था। ओके, तो इस पी पे हम देख रहे हैं क्वांटिटी कितनी होती एम। ठीक है, तो ये पी प्राइस और इस पी प्राइस पे क्वांटिटी हमारी एम कंज्यूम होती, डिमांड किया जाता है इतना। फिर क्या हुआ, मान लो प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया, प्राइस रिड्यूस होके पी डैश हो गया, और ऐसा होने पे हम देख रहे हैं जो डिमांड है वो बढ़ गई है। तो डिमांड एम से हमारी बढ़ के एन तक पहुंच गई है। तो हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें हम ये इसको इस एरो से शो कर सकते हैं, डाउनवर्ड एरो से हम इसको शो कर सकते हैं। नाउ दिस शोज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है जब किसी कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से उसका डिमांड बढ़ जाता है, तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और दूसरा सिचुएशन है जब प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो ऐसे कंडीशन में जो डिमांड है वो रिड्यूस हो गया, वो एम से घट के एल की तरफ चला गया है, तो इसको हम अपवर्ड एरो के थ्रू शो कर देंगे। नाउ दिस एरो शोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कि प्राइस के किसी कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने की वजह से उसका जो डिमांड है वो घट गया, कम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका रीजन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन होता है प्राइस उस कमोडिटी का, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कंसिडर कर लिया जाता है। और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में एक बात और है कि आप एक ही डिमांड कर्व पे रहते हो, डिमांड कर्व यहाँ पे एक ही है। अब इस बात का मतलब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट का रीजन जो होता है, उसका रीजन प्राइस नहीं है उस कमोडिटी का, कोई और चीज है, कोई और फैक्टर है। या तो उस इंसान की इनकम बढ़ गई, घट गई, या उसका जो प्रेफरेंस है उसमें फर्क आ गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो रीजंस हो सकते हैं, वो है शिफ्ट डिमांड कर्व में आने का। यहाँ पे उस कमोडिटी के प्राइस को कांस्टेंट हम मान लेते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का रीजन था उस कमोडिटी का प्राइस, पर शिफ्ट का रीजन उस कमोडिटी का प्राइस नहीं है, यहाँ पे हम उस कमोडिटी के प्राइस को कांस्टेंट मान लेते हैं। इसीलिए हमने एक देखो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है, यानी इसके प्राइस में कोई फर्क नहीं आ रहा है, प्राइस में कोई फर्क नहीं आ रहा है, फिर भी पहले उस कमोडिटी का डिमांड क्यू किया जा रहा था, और अब देखो सडनली हम देख रहे हैं क्यू टू हो गया। तो ये डिमांड जो बढ़ गया है डी से डी टू, यहाँ पे हम डिफरेंट डिमांड कर्व पे जा चुके हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एक ही डिमांड कर्व से दिखाया जा सकता था, बट यहाँ पे डिफरेंट डिमांड कर्व हो जाता है। तो इसका रीजन बहुत कुछ हो सकता है, उस इंसान की इनकम बढ़ गई, उसको वो कमोडिटी ज्यादा पसंद आने लगी, ट्रेंड फॉलो कर रहा है, बहुत कुछ हो सकता है। उसी तरह से जो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डी से यहाँ हो गया, पीछे की तरफ आ गया, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि वही सारी चीजें अगर अनफेवरेबल हो जाए, इनकम घट गया, अब उसको वो कमोडिटी पसंद नहीं आ रही, उस चीज का ट्रेंड चला गया, ऐसा कुछ कुछ रीजन हो सकता है। तो नाउ दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड, ये वाला जो है जहाँ पे डिमांड पहले से बढ़ गई, दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। और जहाँ डिमांड घट गई और रीजंस की वजह से, प्राइस नहीं कोई और रीजन है, तो उसको हम डिक्रीज इन डिमांड कह रहे हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। तो पहली शॉर्टकमिंग है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो यूटिलिटी है आप उसको मेजर कर सकते हो, नंबर्स में बता सकते हो। तो ये पॉसिबल एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे हो सकता है, नहीं है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे हम ये मान रहे थे कि जो डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं उससे हमारी वाली जो कमोडिटी है उसकी यूटिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। तो एक ये बात थी, ये भी एक गलत अजम्पशन है। एंड देन हमने माना था मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी का है दैट इज कांस्टेंट, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा इन्होंने इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं किया, ना ये गिफिन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन कर पाए। बाद के कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, ब्लॉग, फेलनर, बिलास, उन्होंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए और वो गिफिन पैराडॉक्स वाली चीज को भी समझा पाए। उन्होंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी का होता है वो भी कांस्टेंट नहीं है,
उन्होंने इन सब चीज़ों को हटा दिया।